हेलो 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 हेलो। नमस्ते बच्चों, नमस्ते 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 नमस्ते, सबको नमस्ते। इस साल पहली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी। सर ऑफलाइन पढ़ाते हो बहुत अच्छा समझ में आता है, ऑनलाइन पढ़ाते हो समझ में नहीं आता। वो समस्या आज आप लोगों की दूर हो जाएगी। कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं। बढ़िया होंगे, सर्दी का मौसम है, घुसे रहे हैं अंदर और देखते रहें। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, आपका चैप्टर नंबर 5, मैक्रो का। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। आधुनिक विश्व जो है उसमें प्रत्येक सरकार अपनी जनता का, अपने देश का कल्याण अधिकतम करने का विचार रखती है। क्या अधिकतम रखने का विचार करती है? कल्याण अधिकतम। और इसके लिए बहुत सारी नीतियों की, बहुत सारी गतिविधियों की, बहुत सारे कामों की जरूरत पड़ती है, जो आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं। इन कार्यों की जरूरत पड़ती है और इसके लिए बनानी पड़ती हैं पॉलिसीज। क्या बनानी पड़ती हैं बेटा? पॉलिसीज, नीतियां बनानी पड़ती हैं। इसके लिए बनानी पड़ती हैं नीतियां। और ये सारी नीतियां बनाएंगे, ये सारी पॉलिसीज बनाएंगे, ये कार्य करेंगे, ये किस प्रकार से करेंगे, ये अपने आप में एक समस्या है। और इन समस्या, हर समस्या का एक होता है समाधान, और इस समस्याओं का समाधान है बजट। क्या है? बजट। बात करते हैं सरकारी बजट की, कि सरकारी बजट क्या है। कि सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, क्या बताया? एक वित्तीय वर्ष की अवधि में जो सरकार के अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा है। ध्यान रहे, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में जो सरकार के अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा है एक वित्तीय वर्ष में, वो जो ब्यौरा है उसको हम कहते हैं बजट। इंपॉर्टेंट बात, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। हमारे देश के संदर्भ में बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 to मार्च और 31, 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर और 31 मार्च तक। ये सारे के सारे जो आर्थिक आंकड़े हैं ये बेटा अनुमानित होते हैं। क्या होते हैं? अनुमानित होते हैं। यानी हम केवल एक अनुमान लगाते हैं कि साल में इतना खर्च करेंगे या इतनी प्राप्तियां होंगी। ये सारा कुछ क्या है? अनुमानित है। सरकारी बजट के महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनको हम थोड़ा बहुत देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। आप एक बार में समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा सुने इसको। बहुत आराम से बता रहा हूं, पॉइंट्स को नोट कर लें। पूरा अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा है तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आ रहे हैं उनको आप नोट कर लें, फिर से देखें, एक बार और देखेंगे, आपके समझ में आएगा महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो क्या हैं। एक तो सरकार बजट जो है वो हर स्तर पर तैयार किया जाता है। हर स्तर का मतलब केंद्र के स्तर पर, दिल्ली में जो बजट तैयार हो रहा है केंद्र सरकार का बजट है। राज्य के स्तर पर, यहां तक कि सबसे नीचे का लेवल अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी बजट तैयार होते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा जो केंद्र सरकार का बजट है, केंद्रीय बजट, जिसको हम संघीय बजट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? संघीय बजट भी कहते हैं, उसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदु में पहली बात आई कि हर स्तर पर तैयार हो सकता है। हमारा सिलेबस जो है वो केवल संघीय बजट की बात करता है, इसलिए हम डिटेल जो पढ़ेंगे वो संघीय बजट की पढ़ेंगे बेटा।
समझ में आ रही बात? दूसरी बात, जो अनुमानित व्यय और प्राप्तियां हैं वो सरकार के उद्देश्य के अनुसार नियोजित की जाती हैं कि इस साल के बजट का उद्देश्य क्या है। हर वर्ष के उद्देश्य बदलते हैं। हालांकि मुख्य उद्देश्य जो है वो जन कल्याण रहता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पहलू है। युद्ध की स्थिति है तो हो सकता है कि बजट में थोड़ा बहुत बदले, हथियारों पे या और किसी चीजों पे जो है खर्चा बढ़े। अब ये बात है कि बजट किस दिन पेश किया जाए, बजट को किस दिन प्रस्तुत किया जाए, किस दिन प्रेजेंट किया जाए, तो वो ये होता है कि जिस राष्ट्रपति जो निर्देश देते हैं, राष्ट्रपति जो निर्देश देते हैं उसके आधार पे बजट पेश देश के वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है सामान्यतः। और परंपरागत रूप से फिलहाल जो है वो फरवरी में बजट पेश किया जा रहा है। फरवरी की अंतिम तारीख एक परंपरागत है, ये कोई नियम नहीं है कि फरवरी 29 या 28 फरवरी को ही किया जाएगा। फरवरी की अंतिम तारीख में एक परंपरा से बनी हुई है, इन दिनों में जो है बजट पेश किया जाएगा। पहले बजट दो प्रकार के बजट पेश किए जाते थे। रेल बजट अलग फरवरी में पेश किया जाता था और आम बजट जो है वो अलग पेश किया जाता था, लेकिन आजकल रेल और आम बजट एक साथ फरवरी में पेश किए जाते हैं। और जिससे पहले कि ये लागू हो, बजट लागू कब होगा? अब पेश किया गया, कहां पे पेश किया गया? लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश होने के बाद जब तक लोकसभा द्वारा या कहूं कि संसद द्वारा ये अनुमोदित नहीं हो जाता है, इसका अनुमोदन नहीं हो जाता है, तब तक बजट लागू नहीं माना जाता है। यानी बजट का अनुमोदन करवाना जरूरी है। अगला बिंदु इसका जो है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है कि बजट से क्या पता चलता है। बजट से पता चलता है तो पिछला जो वित्तीय वर्ष गया, पिछले वित्तीय वर्ष का मतलब जैसे अभी मान लो फरवरी चल रही है 2024, इस फरवरी के लास्ट में जनवरी चल रही, इस फरवरी में जो बजट पेश होगा वो बजट पेश होगा 2024-25 का। कौन से साल का? 2024-25 का बजट पेश होगा। और इस बजट में, हालांकि इस साल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, पूर्ण बजट नहीं होगा। हालांकि इसके संदर्भ में मैं बजट के जब प्रकार बताऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा क्या होता है ये इस तरह का बजट। तो इस बजट, मान लीजिए मैं मानता हूं कि पूर्ण बजट पेश होता है, तो उसमें क्या होगा? 2024-25 में कितनी आय होनी है और कितना व्यय होना है वो तो होगा ही होगा, साथ में लेखा जोखा कि 2023-24 में हमने अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया और उसकी प्रोग्रेस क्या है उसका पता चलता है। 2023-24 के वित्तीय प्रदर्शन का पता चलता है और आगामी वर्ष की जो नीतियां हैं उनका पता चलता है। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब आते हैं सरकारी बजट का उद्देश्य। सरकारी बजट का उद्देश्य आता है क्या बजट के उद्देश्य होंगे वो आप लोग देखेंगे। सरकारी बजट के उद्देश्य संसाधनों का पुनर्वितरण, संसाधनों का पुनर्वितरण, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकारी बजट के उद्देश्य में सबसे पहला जो आता है संसाधनों का पुनर्वितरण, यानी देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का पुनर्वितरण सरकार करती है। और सरकार किस तरह से जो है पुनर्वितरण को प्रभावित करती है, इसमें पहला है कर रियायतें और आर्थिक सहायता।
कर रियायतें और आर्थिक सहायता ये क्या है? अब मान लीजिए सरकार को निवेश को प्रोत्साहित करना है कि भाई पैसा लगाइए। उद्यमी जो हैं उनको कहते हैं कि आप पैसा लगाइए किसी भी काम में, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो उसको सरकार कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकती है, उत्पादकों को, कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। तो उसके लिए सरकार कह सकती है कि भाई आप अगर इस तरह का कोई उद्योग खोलेंगे तो हम आपको कर में छूट देंगे, कर में रियायत देंगे, उसमें बेनिफिट दे देंगे, तो लोग उसमें करेंगे इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात है, आर्थिक सहायता दे सकती है। सब्सिडी वगैरह का नाम आपने सुना होगा। आर्थिक सहायता ये दी जा सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ चीजें हैं उन पे टैक्स बढ़ा देती है सरकार, कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ा देती है। किन पे टैक्स बढ़ा देती है? कि जैसे मान लीजिए शराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग यूज करते हैं। बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, आपके तंबाकू प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट जितने भी हैं वो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन फिर भी बिकते हैं। सरकार क्या करती है? इन पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, यानी इन पे टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन कुछ चीजें हैं उन पे टैक्स में छूट दे दी, आर्थिक सहायता दे दी। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी भंडार जो है उन पे विशेष छूट होती है और जनवरी तक चलती है। क्यों? सरकार प्रोत्साहित करती है कि देश में बनी हुई खादी का उपयोग करिए। तो ये हो गया संसाधनों के पुनर्वितरण में पहली बात, कर रियायतें या आर्थिक सहायता, सब्सिडी और टैक्स में बेनिफिट। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात आती है वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करना। वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष उत्पादन। कई बार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निजी क्षेत्र से नहीं बनाई जा सकती, निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादन संभव नहीं है कुछ वस्तु और सेवाओं का, तो उसको सरकार खुद डायरेक्ट रूप से उत्पादन करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जल आपूर्ति का काम वाटर वर्क्स करता है, सरकार करती है। साफ सफाई का काम आपकी पंचायतों के जरिए, नगर पालिका के जरिए या किसी और माध्यम से ये करती है। कानून व्यवस्था का काम है, वो सरकार करती है। आपको कानून व्यवस्था गांव में, शहर में, देश में कानून व्यवस्था को देखना है। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। हम नहीं कर सकते। हम अपनी प्राइवेट पुलिस नहीं बना सकते कि नहीं भाई मैं तो मेरी वाली पुलिस में जाऊंगा, अपनी पुलिस बना। हम खुद अपनी पुलिस करेंगे। एसडीएम साहब सरकार वाले नहीं होंगे, हमारे एसडीएम हम अलग से रखेंगे, हम नौकरी पे रखेंगे। एक एसडीएम चिड़ावा में बैठेंगे साहब और एक हम अपना गांव में बैठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये व्यवस्था किसकी है? सरकार की है। तो ये जितनी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चीज है, हमारी आर्मी जो है उसकी व्यवस्था कौन करता है? सरकार करती है। ये नहीं है कि हम अपनी प्राइवेट सेना रख लेंगे। हमारे यहां पे ये सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, चाहे वस्तुएं हों या सेवाएं हों। ये जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं जिनकी व्यवस्था सरकार कर रही है, ये सारी सार्वजनिक व्यवस्था वस्तुएं हैं। कैसी हैं? सार्वजनिक, सार्वजनिक वस्तुएं हैं ये सारी की सारी। और सार्वजनिक वस्तुएं जरूरी हैं। पहली बात, सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, किसी एक के लिए नहीं। मान लीजिए सड़क है, आपकी सार्वजनिक वस्तु है। अब सड़क पे चलने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी को रोका नहीं जा सकता कि भाई अजय तुम जाओ, सुमित यू आर नॉट अलाउड, ऐसा नहीं। उस पे सब चलेंगे। और मान लीजिए कोई ऐसी जगह है कि पार्क है, वहां घूमने गए, वो भी सार्वजनिक वस्तु चीज है और उस पे भी सब जाएंगे। अगर कहीं पे ऐसी सार्वजनिक है जहां पे थोड़ी बहुत फीस भी लगा रखी है तो भी हम उसको जो है रोक नहीं सकते। कहने का मतलब ये गैर बहिष्कृत है।
ये नहीं है कि कुछ लोगों को हम रोक देंगे, पार्क है, सड़क है, सार्वजनिक जल की व्यवस्था है, उन पे हम किसी को भी रोकेंगे नहीं। क्लियर है? मेरे साथ से हो जाना चाहिए। पहला बिंदु आपका आया था सरकारी बजट के उद्देश्य में संसाधनों का पुनर्वितरण। संसाधनों का पुनर्वितरण या पुनर्वितरण एक ही बात है, और इसमें ये बात मैंने बताई। दूसरा है आय और संपत्ति में असमानता को कम करना। आय और संपत्ति में असमानता को कम करने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, उनके पास बहुत ज्यादा आय है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनके पास बहुत कम आय है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इनकी असमानताएं जो हैं उनको कम करे। कैसे करेगी? कि जो अमीर लोग हैं उन पे टैक्स बढ़ाया जा सकता है, अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, और गरीबों पर टैक्स में रियायत दी जा सकती है या आर्थिक सहायता दी जा सकती है। तो इनकी इनकम जाएगी ऊपर और इनकी इनकम आएगी नीचे। इस तरह से जो है उनकी असमानताओं को कम किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसके अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन वगैरह की सुविधाएं जो है वो सरकार दे रही है। बीपीएल योजना को फ्री में या बहुत कम कीमत पे जो है खाद्यान्न उत्पन्न उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2 रुपए किलो गेहूं वगैरह। ये सारी की सारी चीजें जो है आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करने की, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि इस असमानताओं को खत्म कर दिया जाएगा, कम किया जा सकता है। और तीसरा इसका बिंदु जो आता है वो आता है स्थिरता लाना। क्या लाना? स्थिरता लाना। नंबर 3, आर्थिक स्थिरता, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसको हम कहते हैं। कई बार मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, बड़े पैमाने पर कहते हैं कि देश में महंगाई का दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई आ गई। तो उसको कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में उच्चावचन यानी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जो स्थिति आती है उनको दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जो है वो बजट में किए जाते हैं। सरकार इनके ऊपर टैक्स बढ़ा के या घटा के या आर्थिक सहायता को बढ़ा के या घटा के इन पे रोकथाम कर सकती है। कहने का मतलब आर्थिक स्थिरता में मान लीजिए कई बार ऐसी हो गई स्थिति की समग्र मांग, पूरे देश की मांग जो है वो समग्र पूर्ति की बजाय ज्यादा हो गई, समग्र मांग पूर्ति की बजाय ज्यादा हो गई। इसका मतलब स्फीतिकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्फीतिकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और सरकार अपना खर्चा कम करके जो है समग्र मांग को नीचे ले आएगी। सरकार कम खर्चा करेगी तो समग्र मांग नीचे आएगी और वापस अर्थव्यवस्था में जो उच्चावचन आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उन पे कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब स्फीति की स्थिति में अपना व्यय बढ़ा देगी। ये है। अब बात आती है चौथा बिंदु इसका है, वो है 3 बिंदु आप नोट कर लेंगे, चौथा मैं लिख रहा हूं यहां पे। ये है चौथा बिंदु, सार्वजनिक उद्यमों का जो है प्रबंध। सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध जो है वो सरकार बजट में अपने हिसाब से देखती है कि जनता के कल्याण किस तरह से हो। जनता के कल्याण यानी सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित और प्रबंधन किए जाते हैं सार्वजनिक उद्यम। आपने बीएसएनएल का देखा होगा, बिजली से संबंधित देखा होगा, डाकघर का काम है वो है, रेलवे जो है वो है। ये सामाजिक कल्याण के लिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं इनमें प्राकृतिक, लगभग इसमें प्राकृतिक एकाधिकार होता है, डाकघर का, रेलवे का, रेलवे वाला मान लीजिए आप, बिजली का मान लीजिए, ये प्राकृतिक एकाधिकार हैं। यानी रेलवे का हमारे पास अभी तक पूरी तरह से कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। 5वां बिंदु इसका आता है आर्थिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास की बात करें, धारणीय विकास की बात करें, यानी जीडीपी में ग्रोथ की बात करें, तो वो भी बजट के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय असमानताओं में दूर करना। क्षेत्रीय असमानताओं का मतलब किसी एक स्टेट में जो है आय बहुत ज्यादा है, एक स्टेट में बहुत कम है, तो जो है
उन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए भी सरकार बजट में प्रयास करती है। ये बात तो हो गई बेटा बजट के घटक या बजट के उद्देश्य, कि आपके सरकारी बजट के क्या उद्देश्य है। मोटे मोटे 6 उद्देश्य हैं, हमने 6 बिंदुओं को नोट कर लेंगे, उनको लिख लेंगे और कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है कंपोनेंट्स या घटक, बजट के घटक। बजट के घटक में जो है 2 मुख्य घटक इसके होते हैं। एक तो राजस्व बजट और दूसरा जो है पूंजीगत बजट। कौन सा? पूंजीगत बजट। दो प्रकार के बजट हमारे होंगे। अब मान लीजिए राजस्व बजट है, राजस्व बजट के 2 प्रकार होंगे, जैसे हमने बताया कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, जो सरकार की आय होगी और जो सरकार के खर्चे होंगे। इसी प्रकार पूंजीगत बजट के भी 2 प्रकार होंगे, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ये 2 प्रकार के होंगे। अब क्या क्या हैं ये पूंजीगत प्राप्तियां, क्या है राजस्व प्राप्तियां, क्या है राजस्व व्यय, क्या है पूंजीगत व्यय, क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्राप्तियों का जिक्र कर लें, यानी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों का जिक्र पहले हम करेंगे, उसके बाद में इन व्यय का जिक्र करेंगे। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं जिनको, राजस्व। अब राजस्व प्राप्तियां, नाम से पता है कि प्राप्तियां हैं, यानी सरकार को प्राप्त होगा। सरकार कुछ माध्यमों से प्राप्त कर रही है, लेकिन राजस्व का मतलब क्या है? राजस्व का मतलब ये है कि ये ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे ना तो देयताएं उत्पन्न होती हैं, ना तो देयताएं उत्पन्न होती हैं और ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है, ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। देयताएं उत्पन्न होने का मतलब, मान लो मैंने प्राप्त कर लिया किसी से, मैंने मिस्टर ए से 500 रुपए उधार ले लिए। क्या ले लिए? 500 रुपए उधार ले लिए। तो प्राप्ति तो हो गई वो, लेकिन इससे देयता उत्पन्न हो गई। देयता उत्पन्न क्या हो गई कि मुझे इन फ्यूचर 500 रुपए और उसका ब्याज उसको भुगतान करना है, तो देयता उत्पन्न हो गई। इसका मतलब ये राजस्व प्राप्ति तो नहीं है। राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे देयता उत्पन्न नहीं होती है और परिसंपत्तियों में कमी नहीं आती है। परिसंपत्तियों में कमी का मतलब, मान लीजिए मैंने ये पेन जो है वो बेच के या इसके शेयर बेच के पैसा प्राप्त कर लिया, तो मेरी परिसंपत्ति कम हो गई, तो इसका मतलब ये राजस्व प्राप्ति नहीं है। राजस्व प्राप्ति ऐसी होगी जिससे परिसंपत्ति भी कम नहीं हो और देयता भी उत्पन्न ना हो। इस प्रकार की प्राप्ति जो है वो हमारी राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। 2 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं राजस्व की। किससे प्राप्त हो सकती है? करों से, जिसको कहते हैं कर राजस्व प्राप्ति। और दूसरा हो सकता है गैर कर, यानी कुछ ऐसे हैं जो गैर कर राजस्व के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी टैक्स के द्वारा और नॉन टैक्स के द्वारा। कर राजस्व और गैर कर राजस्व जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। कर राजस्व क्या है, गैर कर राजस्व क्या है, कौन कौन से मद हैं इसके, उसके बारे में अभी देखेंगे। सबसे पहली बात आती है कर राजस्व।
टैक्स रेवेन्यू कहते हैं इसको बेटा। कर राजस्व यानी जो सरकार कर लगाती है, टैक्सेस लगाती है या दूसरे प्रकार के शुल्क लगाती है, उनके द्वारा जितनी भी प्राप्तियां होती हैं उनका कुल योग जो है वो कर राजस्व कहलाता है। और कर हमेशा अनिवार्य भुगतान होता है बेटा। कैसा भुगतान होता है? अनिवार्य भुगतान होता है। इसके लिए हम मना नहीं कर सकते। टैक्स लगा दिया, नाट जा मत कुंदू, नहीं देंगे तो भुगते हुए, नहीं देंगे तो आप पे क्या हो सकती है? कार्यवाही, एक्शन। कौन सा एक्शन? आप जानते हैं, जो भी नियम सम्मत होगा वो एक्शन आप पे होगा। इसके भुगतान के लिए कोई मना नहीं कर सकता। अब बात आती है कर कितने प्रकार के? दो प्रकार के कर बेटा। एक तो प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। ये क्या क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपके हैं। अब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है वो देखेंगे हम। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर वो हैं जो व्यक्ति और कंपनियों की संपत्ति या उनकी आय पर सीधे सीधे लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष करों से अभिप्राय उन करों से है जो किसी व्यक्ति या कॉरपोरेशन, कंपनी, संस्था हो सकती है, उनकी आय पर या संपत्ति पर सीधे सीधे लगाए जाते हैं। समझे? ये है प्रत्यक्ष कर। सरकार को सीधा भुगतान किया जाता है। इसकी देयता और इसका प्रभाव सीधे उसी व्यक्ति या उसी कंपनी पर होगा जिस पर वो लगाए गए हैं। इसको दूसरे पे नहीं डाल सकते। यानी अगर टैक्स मुझ पे लगा है ना तो मुझे ही भरना है। ये नहीं है कि यार मैं टैक्स नहीं दूंगा और मुझ पे टैक्स लग रहा है ना, मैं उसको किसी और से वसूल कर लूं। ऐसा नहीं होगा। मुझ पे लग रहा है तो प्रभाव मुझ पे ही होगा। यानी वास्तविक भार उसी पे लगता है जिस पे वो टैक्स लगाया जाता है। जैसे आयकर, इनकम टैक्स। मैं कमा रहा हूं 10 लाख रुपए सालाना, तो 10 लाख का टैक्स मुझे ही भरना है। संपत्ति कर लगाया, ब्याज कर लगाया, मृत्यु कर लगाया, पूंजीगत लाभ से संबंधित बात लगाई, ये सारे के सारे जो हैं वो कर जिस पे लगते हैं उसी पे प्रभाव पड़ता है। प्रगतिशील कर होते हैं, प्रतिगामी कर होते हैं, आनुपातिक कर होते हैं। इनके बारे में बाद में एक छोटा सा वीडियो और बना दूंगा, बता दूंगा कि ये प्रत्यक्ष कर जो है, प्रतिगामी, और वो कैसे होते हैं। जैसा बता रहा था, प्रत्यक्ष कर जो है उसमें 2-3 प्रकार के कर जो हैं वो होते हैं। प्रत्यक्ष कर में आपको मैं बताऊं कि प्रगतिशील, नाम से पता है, ऐसे प्रत्यक्ष कर जो किसी भी व्यक्ति की आय के साथ बढ़ते हैं। यानी आय ज्यादा हो गई तो करों की दर बढ़ा देंगे, कर की दर बढ़ा देंगे। कहने का मतलब जिनकी इनकम कम है उन पे टैक्स की रेट कम, और जिनकी इनकम ज्यादा है उन पे टैक्स की रेट ज्यादा, तो वो हो गए प्रगतिशील। दूसरे हैं आपके जो है प्रतिगामी। क्या होते हैं? प्रतिगामी। नोट कर लें इनको कि प्रतिगामी प्रगतिशील का एकदम उल्टा। प्रतिगामी का मतलब आय बढ़ने पर कर की दर कम कर दी जाए या आय घटने पर कर की दर बढ़ा दी जाए, ये प्रतिगामी है, उल्टे चलते हैं। और तीसरा जो है वो आनुपातिक। क्या है? आनुपातिक। आनुपातिक का मतलब कि जैसे कर की दर 10% कर दी, फिक्स कर दी, आप कितनी भी आय बढ़े उस पर 10% लगेगा अनुपात में।
वो आनुपातिक हो गया। ये आपका जो है वो प्रत्यक्ष कर का कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट है। अब बात आती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की। किसकी बात आती? इनडायरेक्ट टैक्सेस या अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर जो है वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों पर और कंपनियों पर नहीं लग के किस पे लगते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं पे लगते हैं। किस पे लगते हैं बेटा? वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं। और इसमें कर की देयता और उसका प्रभाव जो है वो दूसरों पे डाला जा सकता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स में कहा ना कि जिस पे लगेगा उसी पे है, लेकिन इसको दूसरों पे टाला जा सकता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए जीएसटी है। क्या है? जीएसटी है। जीएसटी भरा किसने? विक्रेता ने। किसने भरा? विक्रेता ने। लेकिन उसने उसको किस पे टाल दिया कि भैया मैं क्यों भुगतूं? तो कौन भुगतेगा? हम भुगतेंगे। हम दुकान पे गए, दुकान से सामान लेके आए और उसने जो जीएसटी भरा था ना वो सीधा सीधा हम पे चिपका दिया कि ले भैया तू आया है, मेरी उधार तू लेके जा, तू भर। इस पे 5 रुपए लग रहे थे जीएसटी, तब हमको ये 20 रुपए में मिल रहा था। अब जीएसटी इस पे 10 रुपए लगा दिए तो हम पे ये 30 रुपए में देने लग जाएंगे। इसका मतलब उनको फर्क नहीं पड़ा, हमको फर्क पड़ा, दूसरे पे टाल दिया। ये बात आती है आपके वस्तु और सेवा कर या कोई ऐसे कर जितने भी हैं अप्रत्यक्ष कर। अब इनके जो तुलना अगर हम करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो थोड़ी बहुत एक तुलना हम कर सकते हैं। यहां पे लिख लें हम कि जैसे प्रत्यक्ष कर और इधर लिख लें अप्रत्यक्ष कर। सबसे पहले बात करें हम इसके प्रभाव की। किसकी बात करें? प्रभाव की। तो प्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पे होता है? व्यक्ति और कंपनियों पर। व्यक्ति और कंपनियों पर। और इसका अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पे होता है? वस्तु एवं सेवाओं पर। यह अंतर हो गया पहला। दूसरी बात, बाहर का हस्तांतरण। बाहर का हस्तांतरण, प्रत्यक्ष कर में बाहर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। उसी व्यक्ति पर बोझ पड़ता है जिस पे लगाया गया है, और इस पे दूसरे पे चिपकाया जा सकता है, दूसरे पे टाला जा सकता है, दूसरे पे डाला जा सकता है। तीसरी बात, इनकी प्रकृति। इनकी प्रकृति होती है प्रगतिशील प्रवृत्ति। किस कैसी होती है? प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब कि अगर आपकी आय कम है तो आप पे टैक्स की दर कम होगी। दर कम। आय ज्यादा है तो टैक्स की दर ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा बढ़ेगी। आप देखेंगे अगर आपकी इनकम जो है वो 15 लाख से ऊपर है, 20 लाख है, 30 लाख है, 10 लाख है, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और उससे कम है तो आपको 20%, 10%, अलग अलग रेट हैं। और ये जो है सामान्यतः आनुपातिक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? आनुपातिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात हो गई आपकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। ये छोटा सा वीडियो आज का, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, इसको बढ़ाऊँगा नहीं। अगले वीडियो में जो है और रिकॉर्ड कर देंगे। आप लोग इसको एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार समझें, 2 बार में समझ में नहीं आए 3 बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए। कोई चीज़ कंफ्यूजन में रह गई है आप लोग देख लें, कमेंट करके बता दें। बार बार देखेंगे आपका फायदा है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।